बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे सुबह की शुरुआत में हम सब कहते हैं आपको खुश आमदीद। मैं हूं नाज़ुश खडक और मेरा साथ दे रहे हैं नजम साकी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं और आज के दिन का आगाज़ करते हैं। पिछले 2 दिन से अगर हम मौसम की बात करें तो इस्लामाबाद में काफ़ी अब्र आलूद जो है मौसम है और बारिश की पेशगोई भी है, लेकिन दीगर मुल्क के इलाकों में बारिशें हो चुकी हैं। हाँ, लेकिन इस्लामाबाद में नहीं हुई ना। आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई है आज। लेट्स सी कि बारिश होती है नहीं होती, लेकिन इस वक्त बारिशों की अशद ज़रूरत है। पिछली एक दिन की बारिश के बाद वो खूबसूरत शहर इस्लामाबाद और शहर इक़्तिदार में जब बारिश हो जाए, सिर्फ और सिर्फ आप शाम के वक्त सड़कों पर निकलें तो क्या रोमांचक माहौल बनता है इस्लामाबाद में। चाय पकौड़ों के मज़े भी बहुत लेते हैं लोग। लेकिन इस मौसम में आपने सेफ रहना है, आपने कोशिश करनी है बिलावजह आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ऐसे में सड़कें भी बहुत ज़्यादा, एक तो ग्रेविटी थोड़ी उनकी कम हो जाती है, हादसात का खदशा ज़्यादा हो जाता है। स्पेशली अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ जा रहे हैं, तो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करना है और बिला वजह जो है घर से बाहर नहीं निकलना इन दिनों में, क्योंकि खतरा ज्यादा हो जाता है। वन मोर थिंग, अगर आप लोग नॉर्दर्न एरियाज खुसूसन मालम जब्बा सवात के उन इलाकों में जहां पर बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त जारी है, या कागान नारान और गिलगित बल्तिस्तान के उन इलाकों में जहां पर इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है, वहां पर अगर आप लोग जा रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन सेफ्टी के साथ। और ख़ास तौर पर चेन्स का इस्तेमाल आप लोग लाजमी करें अपनी गाड़ियों के टायर पर, ताकि आपकी गाड़ियां स्लिप ना हो और किसी भी खतरे से अल्लाह आपको महफूज रखे। चेन्स एटलीस्ट रखनी चाहिए, किसी और को भी कुछ हो हेल्प की ज़रूरत तो आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। डेफिनेटली जी। बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कुरान करीम की आज आयत सूरत तलाक की आयत नंबर 3 है, जिसमें अल्लाह ताला ये ओवरऑल सूरत तलाक के हवाले से है, ख़ानदानी मामलात के हवाले से, और तलाक के बाद जो मुश्किलात दरपेश होती हैं किसी भी खातून को, किसी भी मर्द को, वो उस हवाले से ये मौज़ूआत हैं इस आयत में बयान हुए हुए। सूरत तलाक की आयत नंबर 3 में रिस्क के हवाले से अल्लाह ताला फरमाते हैं वयरज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसे वहाँ से रिस्क अता करता है जहाँ से उसे गुमान भी ना हो। पस मंज़र और अगर हम इसका देखें शान नज़ूल, यानी कि इसका बैक पर्सपेक्टिव कि क्यों ये आयत नाजिल हुई थी। सूरत तलाक, मैंने जिस तरीके से आप लोगों को बताया कि ख़ानदानी मामलात के ऊपर जो है और अल्लाह से तक़वा और अल्लाह से डरने के हवाले से ये आयत और ये सूरत, इसमें मौज़ूआत बयान किए गए हैं। इस आयत से पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जिसका तर्जुमा है और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। फिर उसी की तसलसल में अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वयरज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, यानी कि रिस्क के हवाले से कि जो शख्स मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते निकाल देता है। कई दफ़ा ऐसा महसूस हमें होता है कि हर तरफ से रास्ता बंद हो गया है और हमें ऐसा लग भी नहीं रहा होता कि कोई नया दरवाज़ा हमारे लिए खुलेगा जहाँ से हमारे पास रिस्क आएगा। और सिर्फ ये आयत या ये कुरान के मौज़ूआत रिस्क तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें सुकून, इसमें इज़्ज़त, इसमें किसी भी चीज़ का हल, सहूलत, सेहत और बरकत भी शामिल है। तो कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि आप तंगी में हैं और तंगदस्ती में हैं, आपके ऊपर हालात तंग हो गए हैं, तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ने जिसको अता किया वो भी एक आजमाइश, जिसको नहीं दिया वो भी एक आजमाइश है। और अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में ये वादा कर रहे हैं कि रिस्क का अल्लाह खुद ज़िम्मा ले रहे हैं, और सिर्फ हमारा नहीं बल्कि चरिंद परिंद और जितने भी मखलूक हैं, जो भी जानदार इस ज़मीन पर बसते हैं, उन तमाम तर के रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह के ऊपर है। तो फिर तक़वा इख्तियार कीजिए और अपने मामलात अल्लाह के सपोर्ट कीजिए, लेकिन हाँ, उसके लिए पूरी तैयारी आपकी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, अकीदा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए कि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है तो वही देगा, लेकिन इसके लिए ये भी फिर नहीं है कि इंसान खुद हाथ पाँव भी ना मारे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, जो कोशिश ज़रूर करते हैं। बहुत अच्छा मैसेज था आज का, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये है कि यही चीज़ें होती हैं जो हम सुबह अपने दिन का शुरुआत इन्हीं चीज़ों से करें, इस चीज़ की तलकीन करें, तो आगे का दिन बहुत अच्छा गुजरता है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के न्यूज़ से, और हमारी जो पहली न्यूज़ है वो है जी, पंजाब में निजी तालीमी इदारों के लिए भी तलबा को लैपटॉप तकसीम करने का फैसला किया गया है।
इससे पहले हम देखते थे पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में तो दिए ही जा रहे थे, लेकिन अब निजी तालीमी इदारों में भी लैपटॉप तकसीम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने 2025 को तालीम की बेहतरी के लिए इक़दामात का साल करार देते हुए कहा कि जी बच्चों को अब निजी तलबा को भी, जो निजी इदारों के तलबा हैं, उनको भी लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। राना सिकंदर हयात साहब का ये भी कहना था तालीमी इदारों में 20 लाख घोस्ट एनरोलमेंट्स ख़त्म किए हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला था। 26,000 असातिज़ा की रेशनाइजेशन से टीचर्स शॉर्टेज पर काबू पाया है। सिलेबस रिफॉर्म्स पर तारीखी काम हुआ है और इम्तिहानी इस्लाहात लाए और बोर्ड्स को ई मार्किंग पर मुंतकिल किया। आई हैव सीन राना सिकंदर हयात जिस तरीके से मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस का विजिट करें और बच्चों का भी बड़ा उनके साथ प्यार और मोहब्बत का एक रिश्ता है और बड़ा अच्छा जो है वो फील करते हैं वहाँ पर जाके। तो वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक 268 स्कूल अपग्रेड किए हैं और असातिज़ा की हरासमेंट्स के 37 केसेस पर भी फैसले हुए और निजी तालीमी इदारों के तलबा को भी 10,000 लैपटॉप्स देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा सूबाई वज़ीर ने कहा कि 450 कॉलेजेस में मेरिट पर प्रिंसिपल्स और 29 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तैनाती का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। पंजाब के अंदर काफी काम हो रहा है और उसमें एजुकेशन भी फोकस्ड है बिकॉज एवरीवन नोज दैट वी हैव द बेसिक नेसेसिटीज दैट वी नीड, हेल्थ एंड एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम जी एजुकेशन पे और मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा करिकुलर साथ स्पोर्ट्स पे भी जो हमारी यंग यूथ है उनके लिए स्पोर्ट्स की जो चीज़ें हैं वो भी एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा कराई गई है, क्योंकि मेरे ख्याल से ज़्यादा जो हमारा रुझान है वो यही है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल इन्हीं के हाथों में। ये इन सुरखरू होंगे तो ही हमारा जो पाकिस्तान है, हमारा जो मुल्क है, हमारा जो वतन है वो आगे तरक्की कर सकता है। Exactly जी। आगे बढ़ेंगे जी। और कॉन्सर्ट में जी एक पाकिस्तानी गुलकारा हैं शाय गिल, आप सभी जानते हैं, बहुत अब तो मशहूर हो गई हैं और पिछले 3-4 साल से काफ़ी एक्टिव हैं। हमें नज़र आ रहा है जितनी खूबसूरत उनकी आवाज़ है, वो जो उनका अंदाज़ है और अपनी मौसीकी से वो अपना जादू जो है ना वो फैलाए चली जा रही हैं। लेकिन ख़बर ये है कि उभरती हुई गुलकारा शाय गिल इस्लामाबाद के एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के एक इवेंट में जो है परफॉर्म कर रही थी और उसी के दौरान एक ड्रोन चलाते ड्रोन ऑपरेटर की आई डोंट नो नजर जो है वहाँ से गई या आउट ऑफ कंट्रोल हो गया उससे, और ये वीडियो आप देख सकते हैं कि उनके हाथ पे आकर ड्रोन जो है वो टकराया और जिसकी वजह से वो जख्मी हुई और उनको जो है ना वो स्टेज छोड़ के जाना पड़ा। हाँ जी, अब देखिए इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। कॉन्सर्ट बेशक हम इंजॉय करने जाते हैं, वहाँ हुजूम भी ज़्यादा होता है, इंसान एक्साइटमेंट भी में भी जो है बहुत सारी उछल कूद भी हो रही होती है, बट इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप जो है वो बेहतियाती करें या फिर अब ड्रोन चलाने वाले से बेहतियाती हुई या फिर जो भी कह सकते हैं। लेकिन ये है कि ख्याल भी रखना चाहिए ऐसी जगहों पे स्पेशली, क्योंकि आवाम ज़्यादा होती है और फिर शोर व गुल भी ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली और हमने ये देखा था कि ड्रोन के हवाले से एक और आज तो कॉन्सर्ट की हम लोग ये वीडियो देख रहे थे, लेकिन मोहतरमा आसिफा भुट्टो एक दफ़ा मौजूद थी मुल्तान के अंदर और उनके भी ड्रोन जो है ना वो तकरीबन आंख के बिल्कुल नीचे आके उनसे टकराया था, अगर आपको भी याद होगी वो वीडियो। ऐसा वो भी मुझे याद है। इसके अलावा भी मैं 1-2 वीडियोस ऐसी देख चुकी हूँ जिससे ड्रोन से ही जो है वो ऑलमोस्ट एक के कान के पास से गुजरा था, वो भी स्टेज पे खड़े थे, ठीक है। तो इस मेरे ख्याल से ड्रोन का फुल जो है वो आपको कंट्रोल आना चाहिए, कि वरना ये भी बहुत जानलेवा भी साबित हो सकता है अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा कोई वाक़या जो है वो आए। आगे हम लोग बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट के सेगमेंट की तरफ, जहां पर हमारे पास खबर है कि दुबई में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स जो है उनकी नीलामी का सिलसिला जारी था, जहां पर सबसे महंगी नंबर प्लेट 74 करोड़ 74 CR पाकिस्तानी रुपीस में जो है ना वो फरोख्त हुई है। मैं ये खबर पढ़ रही थी तो मैंने कहा इतने में तो मैं 1-2 गाड़ियां और ले लेती। एक नंबर प्लेट के लिए मैं 2 गाड़ियां मतलब 3, 4, 5 तक आ सकती हाँ, लेकिन चलो अगर लग्जरी कार्स की तरफ भी हम जाएं तो भी मतलब एक नंबर प्लेट की खातिर में इतने पैसे तो कभी भी मेरे ख्याल से तो ज़िया ही है पैसे का। देखते हैं जी ये लग्जरी कार्स और इनके नंबर प्लेट्स की डिटेल्स क्या है हमारे पास, हम आपके साथ वो शेयर करते हैं। सो अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मजमूई तौर पर 10 लाख दिरहम यानी कि 8 अरब से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए में जो है ना वो नंबर प्लेट्स की नीलामी हुई थी। और दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ये 120वीं नंबर प्लेट्स की नीलामी थी, जिसमें सबसे महंगी नंबर प्लेट 96,60,000 दिरहम यानी कि तकरीबन 74 करोड़ पाकिस्तानी की फरोख्त हुई, जबकि दूसरी नंबर प्लेट 80 लाख दिरहम
तकरीबन 61 करोड़ पाकिस्तानी, और एक नंबर प्लेट 68,40,000 दिरहम यानी पाकिस्तानी रुपयों में 51 करोड़ में फरोख्त हुई, जबकि एक नंबर प्लेट पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 35 करोड़ में नीलामी हुई है। कोई लाख वाली तो बात ही नहीं है यहाँ नहीं, ऐसी 1 लाख के 1 करोड़ वाली भी बात नहीं है, करोड़ों की बातें चल रही हैं। सो इस पे हम कोई कमेंट करना भी नहीं चाहते, जिनके पास ज़्यादा होते हैं चले अल्लाह और दे। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से वैसे पैसे का इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये तो खुला दरेग है। हाँ, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नीलामी में 2 से 5 हिस्सों पर मुश्तमिल 90 खुसूसी प्लेट्स की नीलामी थी, और इनमें ये अब तक की सबसे बड़ी नंबर प्लेट्स की नीलामी करार दी गई है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा। आपने लास्ट ईयर देखा था वो एशिया का जो एक बंदे ने अपने गाड़ी का के लिए लाइक जिसका सिर्फ नंबर प्लेट 1 थी, उसने ली थी, आई थिंक दैट वाज फॉर 64 करोड़ और समथिंग, एंड आफ्टर 1 ईयर उस बेचारे की डेथ हो गई। ओह वाह। और ही वॉज अ बिजनेसमैन, लेकिन उसकी एज भी बहुत कम थी, और मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि उसके तो अभी दिल के अरमान भी पूरे नहीं हुए होंगे। सो या इंसान को थोड़ा खैर देख संभल के भी चलना चाहिए, आगे की ज़िंदगी का पता नहीं होता, दूसरों के साथ जितनी बेहतरी हम कर सकते हैं दूसरों की ज़िंदगी संवारने के लिए, नंबर प्लेट लेके दूसरों को गिफ्ट कर दें। नहीं, आप चैरिटी भी उन पैसों से कर सकते हैं, दूसरों का हाँ भला भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी खबर मैं देना चाहूँगी कि बसंत की क्योंकि आमद है, फरवरी में जो है वो बसंत मनाई जाती है, तो इस बार जो है लाहौर में बसंत मनाने की इजाज़त दे दी गई है, क्योंकि इससे पहले जो है वो ऑलमोस्ट उसके लिए एनओसी वगैरह लेनी पड़ती थी और बसंत आप उस तरह मना भी नहीं सकते थे, तो इस बार मशरूत इजाज़त दे दी गई है, बट कुछ हिफाजती इक़दाम उठाने होंगे आपको। उसके लिए जी डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बसंत 2026 के इनेकाद का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक लाहौर में पतंगबाजी सिर्फ 6, 7, 8 फरवरी को होगी। पतंगबाजी के सामान की फ़रोख्त के लिए 1 से 8 फरवरी 2026 का वक्त मुकर्रर है, और इसके बाद ये भी कहा गया है कि आपने नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी होगी, आपने इस किस्म के तार इस्तेमाल नहीं करने हैं। सही बात तो जहां उन्होंने आपको ये कहा है कि आप बसंत मना सकते हैं, त्यौहार है, सभी खुशी से मनाते हैं, बच्चे बूढ़े सभी इसको एंजॉय करते हैं, फैमिली रियूनियन का भी एक मौका होता है, लेकिन जो आपको हिफाजती इक़दाम उठाने हैं तो वो भी लाजमी है, क्योंकि इसमें बहुत पंजाब के लिए बसंत का त्यौहार जो है ना वो बड़ी खुशियों वाला त्यौहार मैंने देखे हैं, बहुत डोल बाजों से बाकायदा मनाया जाता है, इट्स प्रॉपर जिस तरह ईद की सेलिब्रेशन होती है। चल रही थी कि व्हाई नॉट कि हम लोग बसंत को क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं जी, लेकिन फिर इसी के ऊपर इस साल भी ये बात हुई है, हमारी जितनी भी मीडिया ग्रुप्स हैं उन्होंने काफ़ी फोकस किया था, और मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने जो भी इसके लिए इक़दाम उठाए हैं, मैं समझ सकता हूँ रावलपिंडी में भी बहुत सारे हादसा होते हैं, लाहौर में मुख्तलिफ शहरों में बहुत से जो हादसा तो नजर रिपोर्ट भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन होते हैं छोटे मोटे जगहों पे। इसी तरीके से आप रूल्स एंड रेगुलेशन बना के ना देखें, अब ये तो नहीं है कि रोड पर एक्सीडेंट होते हैं तो गाड़ी चलाना आप छोड़ जी, उसके लिए मुख्तलिफ जो है वो इम्प्लीमेंट करने की चीजें जरूरत हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पर काम कर रही है। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे जी कोरियन गुड़िया की तरह दिखने वाली, गुड़िया की तरह जो है वो दिखने वाली 56 साला चीनी खातून पाकिस्तानी खवातीन की खूबसूरती से मुतासिर होकर जो है वो पाकिस्तान आई हैं। एज वी ऑल नो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो ट्रैवलिंग बूम है, टूरिज़्म हमारी प्रमोट हो रही है, डिफरेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, इंटरनेशनल व्लॉगर्स जो है वो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो इतनी खूबसूरत वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि पाकिस्तान इज़ डेंजरस, यस पाकिस्तान इज़ डेंजरसली ब्यूटीफुल। इस तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग कंटेंट से जो है ना वो अपने लेंस से पाकिस्तान को जितना खूबसूरत दिखाने की कोशिश करते हैं। और अब तो इंटरनेशनल ब्लॉगर्स वाकई में जितना पाकिस्तान को सराहते हैं खूबसूरती के लिहाज से, जितनी उनकी ब्लॉगिंग होती है जी, सो वो अब आलमी सतह पे पाकिस्तान जो है वो बहुत मशहूर हो चुका है अपनी खूबसूरती की वजह से। आपको जो है ना इस खातून से मिलवाते हैं। सो कोरियन गुड़िया की तरह ये दिखने वाली खातून है, 56 साल इनकी एज है, चीन से इनका ताल्लुक है, और डॉक्टर हनफे इनका नाम है। पाकिस्तानी खवातीन की खूबसूरती से मुतासिर होकर उन्होंने अपना मुल्क छोड़कर पाकिस्तान शिफ्ट हो चुके हैं। आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर ये खूबसूरत सी डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर हनफे पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी खवातीन के नैन नक्श इंतहाई दिलकश और खूबसूरत हैं, लेकिन उन पर बुढ़ापा 20 साल कबल आ जाता है। उसकी वजह से उनका मुनासिब मिकदार में पानी ना पीना और बेतुक्का खाना पीना, जिसकी उनके मुंह और उसके आसपास के हिस्से पर चर्बी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि चेहरे के कद-ओ-खाल यकसर तब्दील नज़र आते हैं। ये वही वाली बात
बात है जो हम लोग कल भी जिक्र कर रहे थे कि रिंकल्स के हवाले से या अब तो इतनी सब कुछ चीज़ें आ गई हैं, सो आप अगर कोई प्रोसीजर नहीं भी करवाना चाहते, सो अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें और अपनी स्किन केयर जो है वो रूटीन उसको बिल्कुल। और इसमें इनफैक्ट नजम, जब मैं ये न्यूज़ देख रही थी, बिकॉज शी इज़ अ डॉक्टर, तो वो अपने एक्सपीरियंस से बता रही थी, कह रही थी कि जब पाकिस्तानी ख़वातीन की चूँकि उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता, उनकी डाइट ठीक नहीं होती है, तो वो जो खाने का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से उनके मुंह पे चर्बी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनके ब्लड सर्कुलेशन जो हैं, जिसको हम डार्क सर्कल्स बोलते हैं, वो कह रही है ये जो हमारी जगह होती है ये हड्डियों से जुड़ जाती है, इसलिए वहाँ ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाती है, इसकी वजह से हमें हल्के पड़ते हैं। We'll try कि she is in इस्लामाबाद, we'll try कि she is in इस्लामाबाद, हम अपने स्टूडियो में लेकर आ सकें। हाँ। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएंगे हम, पाकिस्तान ने इसराइल का सोमाली लैंड तस्लीम करने का ऐलान जो है वो उसको मुस्तरद कर दिया है। एज वी ऑल नो कि इसराइल ने बाबुल मंदब जो है उसके करीब एक जोग्राफियाई हैसियत को पता नहीं किस लिहाज से समझते हुए सोमाली लैंड को तस्लीम किया और सोमाली लैंड में गज़ा से खाली करवाया जा रहा है जी फ़लस्तीनियों को, और उन्हें बेदखल करने की जो कोशिश जारी है उस पर पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब यूनाइटेड नेशन के अंदर उन्होंने भी एहतजाज किया है। उस्मान जदून ने सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए सोमाली लैंड को तस्लीम करने से पाकिस्तान का ऑफिशियली मौक़िफ़ किया और उसका ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि इसराइल का यह ऐलान जो है वो हम मुस्तरद करते हैं। उस्मान जदूद का कहना था कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये एग्जैक्टली इस वक्त इसराइल क्या सोच रहा है। गज़ा को उसने इवैक्यूएट करवाना है फ़लस्तीनियों से, उनको सोमाली लैंड भेजने का इरादा है। सोमाली लैंड को तस्लीम करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इस पर क्या मौक़िफ़ रखता है, एंड वो जो सालसी किरदार अदा किया गया था जिन ममालिक की जानिब से, और ख़ासतौर पर उसमें डोनाल्ड ट्रंप का जो किरदार था, उसके हवाले से अब दोबारा से बात होगी कि ये इसराइल इस वक्त नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाह रहा है और उस पर तमाम इस्लामी ममालिक और दुनिया और ख़ासतौर पर सलामती कौंसिल वो क्या सोच रही है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर प्लानिंग कमीशन सीनियर IR एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब वीडियो लिंक के जरिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड मॉर्निंग, उम्मीद आप खैरियत से हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को ये समझाइएगा कि ये सोमाली लैंड है क्या, इसकी जोग्राफियाई हैसियत क्या है। यानी ये सोमाली लैंड मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते तक तो मैंने ये नाम सुना ही नहीं था, एकदम से यानी हमें ये सुनना पड़ रहा है, इसलिए कि यकदम जो है वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने टेलीफोन उठाया और वहाँ पे जो सोमालिया की एक कोने के अंदर एक जगह है जो कि ज़ाहिर डिस्प्यूटेड है, वो सोमालिया का पार्ट नहीं है, एक ऑटोनोमस रीजन है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं है। उनके सदर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी हम आपको तस्लीम करते हैं और आप हमें तस्लीम करें। उन्होंने जवाब दिया कि जी हम अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनेंगे, जिस तरह के UAE, बहरीन और कपल ऑफ दीगर जो ममालिक थे कुछ साल पहले हुआ था। तो यू सी द प्रॉब्लम इज के मशरक़ वस्ता जो पहले से भी हमने देखा कि यहाँ पे हमेशा एक खिता बतदरीज गैर मुस्तहकम है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स है, एक कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, जो पिछले पुराने हैं वो ज़्यादा अपना शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं जी। तो इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर एक भूचाल आया हुआ है, गल्फ रीजन के अंदर भी, मिडल ईस्ट के अंदर फ़लस्तीन का इशू ख़ास तौर पे पिछले 2-2.5 साल में जब से इजराइल ने जेनोसाइड किया है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी हम देख रहे हैं, तो एक बड़ी डिफरेंट किस्म की डायमेंशन नज़र आ रही है। और उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़े है कि अगर कोई सिंगल सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी है इस खित्ते के अंदर तो वो इसराइल है डेफिनेटली। अच्छा बट साहब, ये इश्तियाक साहब सॉरी, ये बताइए कि हम सोमाली लैंड का पाकिस्तान का रद्द अमल आ गया कि हम इसको नहीं मानते हैं, बहुत सारे और ममालिक भी इस जो है वो रद्द अमल का हम वेट कर रहे हैं, कुछ दे भी चुके हैं। ये बताइए इसका इजराइल आगे से रिस्पॉन्ड बैक हम क्या समझते हैं कर सकता है? क्या वो फ़लस्तीनियों पे मज़ीद जुल्म ढाएगा या फिर वो किसी भी मुल्क पे जो है जैसे उनका कोई ना कोई वो होता है कि वो आप कह दें कि एक तरह से जंग की तैयारियां या खित्ते में बदअमनी जो है वो पैदा करने की कोशिश और प्लानिंग शुरू कर देते हैं? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली जो इसराइल का अगर आप एवोल्यूशन देखें ना, ये 1948 में सिर्फ यहूदियों के लिए एक रियासत क्रिएट होती है और उसके बाद हमने जो पैटर्न देखा है वो ये है कि एक्सपेंशनिज्म है कि वो बतदरीज हर दिहाई में
इन्होंने एक्सपेंड किया है, उस टेरिटरी जो इनको एलोकेट की थी, जो भी मैंडेट था वो उस पर हम डिबेट नहीं करते। तो ये एक एक्सपेंशनिस्ट रजीम है, वो जो समझती है कि सेटलर कलोनियलिज्म का जो आइडिया है कि कलोनियल पावर जो है वो सेटल हो जाते हैं आके एक जगह पे। तो इस सेटलर कलोनियलिज्म की वजह से ये रियासत क़याम पजीर हुई थी। तकरीबन 80 साल हो गए, नियरली 80 साल हो गए अब। और उसमें हमने देखा कि 2 जंगें हुई जो इर्द गिर्द के अरब ममालिक हैं, उसमें एक तो डिफीट किया इसराइल ने, दूसरा बैलेंस कर गया अर्ली 70s के अंदर। उस वक्त से हमने देखा है कि फ़लस्तीनियों ने पहले वायलेंट रेजिस्टेंस किया था, फिर वो पीस निगोशिएशंस पे आ गए, जो अल फतह ग्रुप था PLO का। उसके बाद PLO ज़ाहिर है कि वो दूसरे एरियाज के अंदर अपनी रजीम उनकी है, लेकिन गाज़ा जो है वहाँ पे हमास जो कि एक वायलेंट ग्रुप है, वो उसने अपना वायलेंस को तरजीह दी है, वो इसराइल को एज अ रियासत मानता नहीं है। अब जाहिर है कि उसके रिएक्शन में हमने पिछले 2 साल से देखा कि इसराइल ने एक ऐसा काम किया जो कि मेरे ख्याल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आज तक हमने तो नहीं देखा, और वो भी डिजिटल इरा के अंदर कि आपको लाइव फुटेज मिल रही है जो कि एट्रोसिटीज हो रही हैं। इस वक्त जो स्टेटस है वो ये है कि इसराइल चाहता है कि इस खित्ते के अंदर वो स्ट्रेटेजिकली अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करे, खास तौर पे रेड सी के एरिया में। यहाँ पे सोमाली लैंड की इम्पोर्टेंस है। ऑल राइट, बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी से मेरा ये सवाल भी बन रहा था, लेकिन आपने इस पॉइंट को क्लियर कर लिया कि इसराइल को क्यों जो है वो सोमाली लैंड को तस्लीम करना पड़ा और उसके लिए उसकी अहमियत क्या है। लेकिन सर, बैनुल अक़वामी कवानीन क्या कहते हैं, किसी भी जगह को तस्लीम करने के लिए एक क्या प्रोटोकॉल है, और फिर जब अब तक दुनिया ने तस्लीम सोमाली लैंड को, तो ये जो बैनुल कवानीन की खिलाफ वर्जी अगर कोई दूसरा मुल्क इसको तस्लीम करके करता है तो उस पर क्या यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा, सलामती काउंसिल की तरफ से कुछ होगा? इस हवाले से बताइएगा। वैसे ये बताएं कि अपना आजकल हमें इंटरनेशनल लॉ की बात करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, अब आलमी बरादरी अगर एक चीज़ पे, इंसानी इक़दार पे खामोश रहेगी, ह्यूमन राइट्स पे खामोश रहेगी, तो एटलीस्ट ऐसे प्लेटफॉर्म्स तो होने चाहिए कि एटलीस्ट आवाज़ तो उठाई जा सके, उनकी आवाज़ तो ना दबे, समझने की कोशिश तो की जा सके। देखिए, अपना 2 लेवल्स ऑफ एनालिसिस हम करते हैं IR के अंदर। एक तो मोरालिटी और लॉ के ऊपर बेस्ड है, दूसरा रियलिटी जो कि अपना पावर के इर्द-गिर्द है। तो अनफॉर्चुनेटली पिछले 10, 15, 20 साल से जो ट्रेंड है, खास तौर पे पोस्ट 9/11, उसमें हमने बतदरीज देखा है कि इंटरनेशनल लॉ की कंसिस्टेंटली वायलेशन हुई है। कश्मीर में भी हो रही है, हम अरसा दराज से देखते आ रहे हैं। इंडिया कश्मीर में करता है नाजिश, और इसराइल जो है मिडिल ईस्ट में करता है फ़लस्तीनियों के साथ खास तौर पे। तो अभी हमें जो एनालिसिस हम कर सकते हैं, वो एक तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर सकते हैं, वो ये है कि इधर से आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली, ठीक है सर, इंटरनेशनल लॉज पे हम दोबारा आएंगे। वैसे आपकी तरफ आना चाहूँगी। देखिए, अगर हम हर बारी जो है वो इंसानी इक़दार की पामालियाँ होते हुए देखते हैं और हम खामोश रहेंगे, जैसे मकबूजा जम्मू कश्मीर में हम देखते आ रहे हैं बरसों से, नरेंद्र मोदी और जो BJP सरकार वहाँ पे कर रही है मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ, तो हर बारी ही क्यों खामोश रहा जाएगा? आपको डॉक्टर साहब की ये वाली बात बहुत अहम थी, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि तमाम तर सिचुएशन जो है वो वाज़ेह होती है कि इस वक्त रेड सी जो है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरब को भी एक रेड सी का इलाका लगता है, फिर यमन को भी लगता है, ठीक है, तो वहीं पर इसराइल भी एग्जिस्ट करता है रेड सी के इर्द गिर्द। तो सोमालिया में सोमाली लैंड को तस्लीम करना नो डाउट रेड सी और उसके इर्द गिर्द और खास तौर पर मिडिल ईस्ट में अपनी कदम जमाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। त्याग साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप बता रहे थे हम इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस के बारे में। जी, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि एक तो स्ट्रेटेजिकली इसको देखना चाहिए कि एक तो जैसे ऑलरेडी अपना बताया कि ये जो रेड सी का एरिया है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि गाजा में सीज फायर है, लेकिन हुतीज जो है यमन से अभी भी वो अटैक करते हैं इंटरनेशनल शिपिंग पे। लॉन्गर रन के अंदर देखो BRI जो चाइना का है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसी तरह अमेरिका ने भी फ्लोट किया था आइडिया G7 के प्लेटफॉर्म से, IMEC का, विच इज़ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन ट्रेड कॉरिडोर, जो कि हाइफा पोर्ट पे जाएगा, रेड सी को कनेक्ट करेगा और यूरोप को साउथ एशिया से लिंक करेगा इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली। अब ये सारे ग्रैंड आइडियाज है और इसके इर्द गिर्द गेम चल रही है। अब जाहिर है कि इजराइल चाहता है कि एक न्यू ऑर्डर हो मिडिल ईस्ट के अंदर,
एग्जैक्टली जिसमें वो अमेरिका का इंटरेस्ट भी कल्टीवेट करे, लेकिन वो लीड पावर। ठीक। तो इसी डॉक्टर तरह साहब, सऊदी अरेबिया जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ा मुल्क है गल्फ के अंदर, ये रिचेस्ट कंट्री अरब वर्ल्ड में, इस्लाम का पिलर है, क्योंकि मक्का एंड मदीना वहाँ पे है, तो ग्लोबली ये जो ऑयल प्राइसेस है वो भी सेट करता है। तो सऊदी अरेबिया का जो रीजनल अरब इस्लामिक और ग्लोबल प्रोफाइल है, उसकी वजह से सऊदी अरेबिया स्टेबिलिटी, इंटेग्रिटी, इंटीग्रेशन और पीस एंड प्रोग्रेस चाहते हैं अरब वर्ल्ड के बिल्कुल अंदर। ऐसा वो ही है। डॉक्टर साहब, अपना जो मसल है जी। डॉक्टर साहब, इस वक्त सिचुएशन जो नज़र आ रही है इस पेशरफ्त के बाद, अब अरब ममालिक और खासतौर पर सोमालिया खुद भी शामिल इसमें, इनकी क्या असरात जो है मुरतब हो सकती हैं इन पर? और दूसरा सवाल ये ले लीजिएगा कि सफारती सतह पर तो नो डाउट वो अपनी हिकमत अमली एक बनाना चाह रहा है इसराइल, लेकिन उसके साथ साथ ये फौजी और इंटेलिजेंस बेस्ड जो है ना, उसके हवाले से क्या पेशरफ्त हो सकती है, वो क्या मकासद हो सकते हैं? तो एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि इसराइल जो है वो अब इंतहाई अहम मुल्क है मिडिल ईस्ट के अंदर, चाहे हम उसको माने या ना माने। टेक्नोलॉजिकली, डिफेंस, इंटेलिजेंस, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और इन टर्म्स ऑफ जो ग्लोबल पार्टनरशिप से खास तौर पे अमेरिका की उसको जो बैकिंग है, उसमें हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसराइल को हम ओवरलुक नहीं कर सकते। बात सिंपल सी ये है कि इसराइल चले भले हम ये भी मान ले कि हैज अ राइट टू एग्जिस्ट, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली या डिप्लोमेटिकली हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन बहुत सारे मुल्क ने आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्नॉलेज भी किया है। और बाद में हम चाहते हैं हमारा जो पाथवे है वो वही है जो सऊदी अरेबिया का है, कि हम नॉर्मलाइज कर लेंगे इसराइल के साथ अपने रिलेशनशिप, लेकिन उसकी प्री कंडीशन ये है कि वहाँ पे एक वायबल पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंट स्टेट हो जो कि ईस्ट जेरूसलम उसका कैपिटल हो। ये हमारी प्री कंडीशन है। और उसमें वो जो टेरिटरीज इजराइल ने कब्जा की थी 1967 वॉर के अंदर, वही सऊदी अरेबिया भी कहता है, वही दीगर मुस्लिम ममालिक भी कहते हैं और पाकिस्तान भी कहता है कि वो हवाले किए जाए फलस्तीनियों को। तो अगर ये वायबल रोड मैप हमें मिलता है और उसमें अगर हमारा कोई रोल बनता है सिक्योरिटी या स्टेबलाइजेशन का, भले करना चाहिए हमें, लेकिन गारंटीज जो है ना वो प्रॉपर तरीके से हो। बिकॉज ये नहीं है कि आप अपना फलस्तीनियों की जगह वहाँ पे आप कब्जा जमाते रहे, एक्सपेंड करते रहे, और इवन आपके जो अज़ायम है उससे बियॉन्ड भी है, और आप एक्सपेक्ट करें कि आप पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक जो है वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे। आई थिंक अल्टीमेटली इजराइल के भी इंटरेस्ट के अंदर है कि वो अपना एक वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट के हक में राह हमवार करे, और उसके बाद इजराइल कैन कोएग्जिस्ट विद द अदर कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट, कोई मसला नहीं है। लेकिन यह है कि अगर वो इन सारी जो है शराइत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी हो, मेरा सवाल दोबारा वही है कि सोमाली लैंड को, सोमालिया का जो है वो उन्होंने मैप में डालने की जो कोशिश की। देखिए, अगर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को भी कमर्शियल करना पड़ता है ना, तो उसके लिए बहुत सारे बड़े लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो कमर्शियल होती है। ठीक है, तो एक लैंड को एक आप रियासत पूरी खुद मुख्तार करार दे रहे हैं जो कि नहीं है, उसको मैप पे लाने के लिए कहाँ से उनको आपको लगता है कि बैक सपोर्ट हासिल होगी कि वो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये कि क्या हमें लगता है कि जिस तरह हमेशा एक बड़ा मुल्क आके इस तरह की बातें करता है और थोड़ी बहुत हमें रद्द-ए-अमल सामने में आता है, लोगों की थोड़ी रेजिस्टेंस होती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उनकी बात मनवाई जाती है और वो अपनी बात मानने में कामयाब हो जाते हैं? देखिए, अपना नाज़िश ये तो समझना चाहिए कि सोमालिया जो है वो एक अनचार्टेड टेरिटरी है। यहाँ पे बड़ा गंभीर किस्म का कॉन्फ्लिक्ट था 1990s में। इवन 93 के अंदर यूएन के जो पीस कीपिंग फोर्स थे, अमेरिका भी उसका कंपोनेंट था, पाकिस्तानीज भी थे, इनको वहां से भागना पड़ा था। और उसके बाद बतदरीज हमने देखा है पिछले 3 दिहाइयों के अंदर यहाँ पे अलकायदा अल शबाब के नाम से ऑपरेट करती है। ये एक बड़ा ही अनचार्टेड टेरेन है, और इसके अंदर जाहिर है कि ये जो सोमाली लैंड का हिस्सा था ये ऑटोनोमस है काफी अरसे से, मतलब काफी दुनिया में ऐसे हिस्से हैं जो ऑटोनोमस है लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं है स्टेट्स। ठीक, तो अब इजराइल ने किया है, एक तरफा करके उनको एक्नॉलेज कर लिया, फाइन। मोसाद वहाँ पे एक्टिव थी, इसको स्टेबलाइजेशन के लिए इजराइल ने काफी किया। अब उसमें हीनियस एम्बिशंस क्या है? नंबर 2 है बेसिकली। एक तो ये इसकी बहुत लंबी कोस्ट है जो कि रेड सी के ऊपर मिलती है, जहाँ पे रेड सी के अंदर वो जगह है कि जहाँ पे सऊदी अरेबिया एक नियोम सिटी कायम कर रहे हैं और बड़े उसके एम्बिशंस है अपना दुबई और कतर की तरह प्रोग्रेस के लिए।
रेड सी वो है कि जहाँ पे इजराइल अपना, क्योंकि यमन से कंसिस्टेंट जो थ्रेट है इजराइल की, अगर वो रेड सी पे जरा अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा कर लेता है तो किसी के थ्रू या डायरेक्टली, तो उसका ये मसला हल होता है। और अबव ऑल ये बात भी चल रही है कि ये बड़े अरसे से प्लान था कि जी गाजा के जो पैलेस्टीनियंस हैं इनको या तो इजिप्ट ले ले या जॉर्डन ले ले, तो अब सोमाली लैंड का अपना ये भी आइडिया कि आप इजरायली लीडरशिप खास तौर पे नेतन्याहू पे ट्रस्ट नहीं कर सकते बिकॉज इसके एम्बिशंस जो है वो बड़े हीनस है। तो उसमें ये भी प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो एक्सपेल करें कि एक नई जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके वहां पे बसाया जा सकता है। तो फिलहाल तो बात देखें ना, सिर्फ एक स्टेट ने एक्नॉलेज किया, बाकी दुनिया नहीं करती। मेरा यही सवाल डॉक्टर साहब यही सवाल मेरा बन रहा था कि अगर दीगर ममालिक में लॉबिंग तो करेगा इसराइल, और वहां पर अगर दीगर ममालिक तस्लीम करते हैं तो इससे अफ्रीका की सियासत और खासतौर पर अरब दुनिया और मुस्लिम ममालिक की असरात जो है वो मुरतब होंगे। भैया फिलहाल तो देखो ना, इजिप्ट, पाकिस्तान और जो दीगर ममालिक उन्होंने कंडेम किया इसको, ठीक है, ये डेवलपमेंट अनएक्सेप्टेबल है। यूएन लेवल के ऊपर वो लॉबिंग करके अमेरिका के थ्रू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मसला लेके जा सकते हैं। अब देखना पड़ेगा कि वहाँ पे चाइना और रशिया जो है वो वीटो करते हैं या इसको अपना एब्सटेन करते हैं। अगर एब्सटेन करेंगे तो जाहिर है फिर अपना इन दी एंड जो है वो अपना एक प्रोसेस इनिशिएट हो सकता है, चूंकि अमेरिका का बहुत इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये अभी तो देखें ना, रीसेंट डेवलपमेंट है, हम देखेंगे कि कबल वक्त है कुछ कहना। लेकिन फिर भी एक सवाल ये फिर भी जहन में आता है कि जी कंडेम तो हम भारत को भी करते हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर में रहते हुए उनको खुद मुख्तारी का वो नहीं दिया जाता, वो अपनी रियासत का फैसला खुद करना चाहे वो नहीं दिया जाता। यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास कर लिए हैं पर फिर भी उनका कोई फैसला जो है वो देखने में नहीं आया। क्या लगता है सिर्फ कंडेम करना इस बार भी उसका कोई हो सकता है मकसद? देखिए, एक तो नाज़िर शाह ने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से, ख़ास तौर पे जब से हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट हिंदुस्तान के साथ हुआ और उसके आउटकम सभी को पता है, उससे हमारा डिप्लोमेटिक प्रोफाइल खित्ते के अंदर और दुनिया के अंदर बड़ा है। और पाकिस्तान का जब मिडिल ईस्ट के जब इश्यूज अब जिक्र होते हैं तो पाकिस्तान का नाम एकदम से सामने आता है। तो एक तरफ से तो हमें कम अज़ कम यानी तस्कीन हासिल करनी चाहिए कि हमारी जो दरीना ख्वाहिश थी कि हम अपना ग्लोबली, रीजनली, मिडिल ईस्ट के अंदर हम जिस तरह हम न्यूक्लियर पावर हमारा है, हमारा रोल ज़्यादा होना चाहिए। और हमने ये भी देखा कि हिंदुस्तान जो है, जहाँ पे एक हिंदुत्व की मूवमेंट है पिछले 15-20 साल से, हमने देखा है कि वो कैसे राइज हुई और उसके कॉन्सिक्वेंसेस खास तौर पे कश्मीर में क्लियर है। तो एक तरफ से तो हम हिंदुस्तान बमुकाबला हिंदुस्तान हमारा जो ग्लोबल और रीजनल प्रोफाइल का एनहेंसमेंट है इन रीसेंट मंथ्स, वो बड़ी खुशआइन बात है। लेकिन साथ में देखें ना, जब आपके पास बहुत सारी चीज़ आ जाए, इन्फ्लुएंस आ जाए, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम ओवर एम्बिशियस हो जाए, बल्कि हमें बड़ा रेस्ट्रेंड होकर चलना पड़ेगा, बड़ा कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। ये मिडिल ईस्ट का जो खित्ता है, ये इसकी डायनामिक्स बड़ी पेचीदा है और वो रिक्वायर करती है कि हम अपना कभी भी ट्रैप ना आए। जो मिडिल ईस्ट की इंटरनल राइवलरीज हैं बिटवीन कंट्रीज, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर हो, गल्फ के अंदर हो या वाइडर मिडिल ईस्ट के अंदर हो, ये बड़ी ज़रूरी बात है कि जब आप अपना एक मोमेंट ऑफ स्ट्रेंथ होता है, उसमें दो चीज़ें करनी होती है। एक तो बड़ा रिस्ट्रेंट करें रादर देन एक्सपेंड करें उसको। सेकंड ये कि उसकी वजह से आप इंटरनल सिचुएशन जो आपकी सियासी, मुआशी और सोशल जो कंडीशंस हैं उसको ज़रा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आई होप कि पाकिस्तान एट इट्स मोमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ये वाइजली एक्ट करेगा, रेस्ट्रेंट के साथ एक्ट करेगा और ये जो हमें एकदम से देरीना ख्वाब था कि हम दुनिया के अंदर अपना रोल प्ले करें गिवन आवर पावर, हम इसको यूज़ करके अपना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आएंगे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएंगे और अपना ग्रो करेंगे एज अ कंट्री इंटरनली और एक्सटर्नली।
Definitely. इंशाल्लाह, Well, thank you so इंशाल्लाह। much, Dr. Ishtiaq Ahmed Sir, member Planning Commission, आया एक्सपर्ट मौजूद थे। We are talking about the इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करना और उस पर पाकिस्तान का इसराइल के इस ऐलान के मद में इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देना इन द यूनाइटेड नेशन इन द सलामती काउंसिल। विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वापस आएंगे, हेडलाइंस का वक्त हुआ चाहता है। जब वापस आएंगे हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगी और वी गोना टॉक अबाउट सम हेल्थ इश्यूज। हमारे साथ रहिए, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक वंस अगेन। हेल्थ के सेगमेंट में आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हम बात करेंगे ऑटिज़म के हवाले से। ऑटिज़म को अक्सर जगहों पर ट्रीट किया जाता है एक बीमारी की तरह। ये कोई बीमारी नहीं है, ये बल्कि किसी भी शख्स की, किसी भी बच्चे की नशोनुमा करने का एक मुख्तलिफ तरीक़ाकार है। अब इसमें होता ये है कि ऑटिज़म ज़्यादातर बच्चों में सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं और बचपन से ही वालिदैन को इस चीज़ का इदराक हो जाता है कि हमारे बच्चे को ही इज़ स्पेशल और उसको थोड़ी सी ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हमारी तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है। ऑटिज़म में होता कुछ इस तरीके से है कि बात करने की तरीक़ाकार, किसी चीज़ को समझने के तरीक़ाकार में, दूसरों को समझने में और माशरती लिहाज से बच्चे जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे होते हैं, माहौल में घुलना मिलना होता है, उन तमाम तर चीज़ों से आपका बच्चा मुख्तलिफ आपको नज़र आएगा। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसकी नशोनुमा क्या होती है और ऑटिज़म को सही तरीके से समझने के लिए आज वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रही हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मोहतरमा डॉक्टर ज़ूबिया मियाँ साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग, उम्मीद आप खैरियत से हैं। डॉक्टर साहिबा, बताइएगा ज़रा आसान अल्फाज में ऑटिज़म क्या है और ऑटिज़म की इस वक्त शरह पाकिस्तान में क्या है? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग कि इस टॉपिक के ऊपर बात की जा सके। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वेल। ऑटिज्म जो कंडीशन, ये बेसिकली मैं थोड़ा सा बताऊंगी, एक्सप्लेन करना चाहूंगी सो दैट कि सुनने वालों को थोड़ा इसके बारे में नो हाउ हो। सिंपल वर्ड में, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें कम्युनिकेशन, रिपीटेटिव बिहेवियर्स आते हैं, सोशल इंटरेक्शन काफी लिमिट हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सादा जुबान में अगर इसको समझे तो इसमें यह है कि कम्युनिकेशन में आप देखेंगे कि बच्चा कम बोलना शुरू कर देगा। उसके कुछ ऐसे रिपीटेटिव बिहेवियर, जैसे छोटे होते हुए ही वो रॉकिंग शुरू कर देगा, छोटे होते हुए कुछ ऐसे जैसे बालों को खींचना स्टार्ट कर देगा। ये कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि नॉर्मल पेरेंट जब बच्चे को बड़ा कर रहे होते हैं उनको समझ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं कि ये थोड़ा सा हट की चीज हो रही है जो कि नॉर्मेलिटी से बियॉन्ड है। तो फिर वो थोड़ा सा इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो लेके जाते हैं। और इस कंडीशन में मैं यही कहूंगी कि आपको फॉरेन प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, वहां जाएं, वहां पे असेस करवाएं सो दैट कि पता चले कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। तो वहां पे जब प्रॉपर असेसमेंट होगी, प्रॉपर पता चलेगा, इनके डायग्नोस्टिक टूल्स अप्लाई किए जाएंगे, तो फिर आइडेंटिफिकेशन होगी कि क्या ऑटिज्म है और अगर है तो किस लेवल के ऊपर है और फिर आगे उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। अच्छा, एक तो अब जैसे नजम का सवाल था कि इसकी पाकिस्तान में शरह क्या है, वो भी बता दीजिए। साथ ये भी बताइए कि ये पैदाइशी हम कह सकते हैं कि पैदाइश से ही होता है या नहीं, बाद में इसका रुझान ज़्यादा हो जाता है? देखिए, जो शरह, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना कि पाकिस्तान में इसकी शरह क्या है, इसका एग्जैक्ट अभी हमारे पास डाटा उस तरह कलेक्टिव नहीं है क्योंकि इसके ऊपर रिसर्चेस हो रही हैं। करंटली अभी आप देखिए कुछ ईयर्स से इसके बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ऑटिज्म नहीं था, पहले भी ऑटिज्म था, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस कम थी, लोगों को पता नहीं था, नॉलेज नहीं था, या आप समझ लें कि अनडायग्नोज्ड ये चीज रहती थी। तो या फिर यूजुअली ये भी होता है कि आप समझ लें कि हमारे लेमैन सोसाइटी में या लेमैन पेरेंटिंग में यूजुअली ये होता है कि कोई बात नहीं, बच्चा अगर थोड़ा देर से बोल रहा है तो कोई मसला नहीं है, इसके बाप ने भी देर से बोला था। अगर चल देर से रहा है तो कोई बात नहीं है, इसके बाप ने भी डिले जो है वॉकिंग स्टार्ट की थी, तो उस चीज को इग्नोर कर दिया जाता था। अब थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि एग्जैक्ट डाटा उस तरह अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कि अवेयरनेस होने की वजह से लोगों को नो हाउ ज्यादा हो रही है। तो इंशाल्लाह हमारे पास कुछ रिसर्चेस हो रही है, इसके ऊपर काम हो रहा है, तो आने वाले कुछ इयर्स में हमारे पास एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा, जिसमें हम एग्जैक्ट आपको बता सकेंगे कि क्या है।
डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि ये एग्जिस्ट क्यों करता है, जो जिस तरीके से नाजिश ने पूछा कि इसकी एग्जिस्टेंस की वजह क्या ये है कि जेनेटिकली ये डिजीज़ मौजूद होती है, या वालिदैन अगर बिल्कुल ठीक हों और बच्चे में खुद से ये कोई फैक्टर डेवलप हो सकता है, वजह क्या है इसकी? अच्छा, जैसे मैंने भी पहले बताया कि इट्स न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है ना, तो ब्रेन में कुछ चेंजिंग्स आती हैं जिसकी वजह से ऑब्वियसली ज्यादा चांस होता है कि बच्चे के अंदर ऑटिज्म डायग्नोस्ड हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये जेनेटिक है। आप समझ लें कि 70 to 80% देयर इज अ चांस कि ये जेनेटिकली ही ट्रांसफर होता है। अगर फैमिली में कोई एक बच्चा है जो ऑटिस्टिक डायग्नोज है तो बहुत ज्यादा चांस होंगे कि आगे आने वाला बच्चे के अंदर भी ये चीज हो सकती है, इसके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो बाकी इन्वायरमेंट होता है, अगर अर्ली इंटरवेंशन की जाए और अर्ली मैनेजमेंट हो जाए तो बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है। लेकिन ये कि समहाउ इन्वायरमेंट से भी कुछ ट्रिगर होता है, लेकिन हम फुली ये नहीं कह सकते। लेकिन ज्यादा इसके अंदर जो आप समझ लें कि रोल प्ले कर रहा है वो जीन्स प्ले कर रही है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि ज़ाहिर है इसका दिमाग से ही लिंक्ड है, दिमाग से ही कह सकते हैं। मुझे बताइए कि इसके सेल्स जो है वो पैदाइशी डेड हों तो, या फिर वो ग्रो नहीं कर पाते हैं? जैसे हमने सुना है कुछ लोगों का कहते हैं दिमाग जी ग्रो नहीं कर गया तो इसलिए वो जो है वो सादा रह गया या ये रह गया। तो ये करेक्शन कीजिएगा कि क्या वो पैदाइशी ही उनके सेल्स जो हैं वो डेड होते हैं तो उनको ग्रो करवाना पड़ता है मेडिकेशन के थ्रू, या फिर वो जो हैं वो सिर्फ ग्रो कर नहीं पाते हैं, होते अलाइव ही हैं बट वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता? अच्छा, इसमें ये चीज क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है कि सेल्स डेड नहीं होते, बस कुछ चेंजिंग्स होती हैं, न्यूरोलॉजिकल चेंजिंग्स होती हैं जिसकी वजह से ये आप समझ लें कि डेवलप हो जाता है। और इसकी भी स्टिल जो एग्जैक्ट कॉज है, अगर मैं एक एग्जैक्ट कॉज कहूँ कि ब्रेन का स्पेसिफिक ये एरिया है उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आती है या कुछ चीजें ऊपर नीचे होती है, तो दैट्स व्हाई दैट हैपेंस, वो हम नहीं बता सकते क्योंकि स्टिल अभी तक इसकी जो कॉज है दैट इज अननोन। इसीलिए ही आप देखें कि हर ऑटिस्टिक बच्चे के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक ऑटिस्टिक बच्चे के अंदर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो दूसरे के अंदर भी एग्जैक्टली वही सिम्टम्स आएंगे। दोनों बच्चे अगर ऑटिस्टिक डायग्नोज हैं तो दोनों के सिम्टम्स अपने होंगे, उसकी मैनेजमेंट अपनी होगी, फैमिली को तो डॉक्टर साहिबा क्या ये वजह है कि ऑटिज्म की मुख्तलिफ इकसाम भी होती हैं तो इस वजह से हर बच्चा मुख्तलिफ रिएक्ट करता है? इसकी एग्जाम नहीं होती, इसकी सिवियरिटी लेवल्स होते हैं जिसमें हम जब डायग्नोसिस देते हैं और साथ में कोमोर्बिडिटी भी होती है। जब हम डायग्नोसिस देते हैं तो हम माइल्ड, मीडियम और मॉडरेट के ऊपर डायग्नोसिस इसका देते हैं और फिर साथ में हम इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी लाजमी करते हैं, क्योंकि इसका जब डायग्नोसिस हम बनाते हैं तो डायग्नोसिस में हम लाजमी इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि आइदर इट्स डायग्नोज्ड विद इंटेलिजेंस इम्पेयरमेंट या इंटेलिजेंस विदाउट इम्पेयरमेंट। तो ये डायग्नोसिस हम लाजमी देते हैं। अगर इंटेलिजेंस इम्पेयरमेंट के साथ डायग्नोसिस बनता है तो फिर मैनेजमेंट होती है, लेकिन कम चांसेस होते हैं कि बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आए। लेकिन अगर विदाउट इंटेलिजेंस इम्पेयरमेंट के साथ डायग्नोसिस बन रहा है, बच्चा चीजें पिक कर रहा है अच्छे से, तो वो फिर प्रॉपर थेरेपी के थ्रू बहुत अच्छा चांस होता है कि बच्चे के अंदर रिकवरी आएगी और फिर ये भी चांस होता है कि बच्चा स्पेशल स्कूल से निकल के मेन स्ट्रीम स्कूल में भी जा सकता है। अच्छा डॉक्टर ज़ुबैर, ये भी बताइए एज ग्रुप के हवाले से, अब 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उसको समझने में भी थोड़ा मुश्किल होता है उसके पेरेंट्स को कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इसको ऑटिज्म हो सकता है। सो एज ग्रुप के बारे में बताइएगा। एज ग्रुप का ये स्पेसिफिक है कि पहले तो इसकी जब हम डायग्नोसिस देते थे तो वी विल मेक इट श्योर कि 3 इयर्स तक के एज ग्रुप हो, क्योंकि बच्चा जब स्कूल के अंदर जाएगा वहां पे जब सोशल इंटरेक्शन करेगा और जब उसका लिमिटेड इंटरेक्शन होगा, जब उसका पैसिव एग्रेशन आएगा तो समहाउ थोड़ा ऑब्वियसली टीचर्स भी कंप्लेन करते हैं, दूसरे बच्चे भी कंप्लेन करते हैं, तो आइडेंटिफाई हो जाता है। बट नाउ अब हम ऐसे भी हम असेस कर सकते हैं कि इवन 6 मंथ का भी बच्चा है तो उसको भी डायग्नोज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो जब ऑब्वियसली व्हेन ही इज इन द लैप ऑफ हिज मदर तो तब ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रहा। होगा? अब देखिए 6 मंथ का बच्चा मम्बलिंग कर रहा होता है, मम्बलिंग करेगा, नॉर्मल बच्चा मम्बलिंग करेगा, लेकिन वो जो बच्चा होगा वो मम्बलिंग नहीं करेगा। यूजुअली हम टॉय के साथ प्ले करवाते हैं बच्चे को, मदर्स ऑब्वियसली 6 मंथ का बच्चा बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है जब सामने उसके टॉय रखा जाए, तो वो बच्चा उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। डॉक्टर साहिबा, आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि इसकी मुख्तलिफ एग्जाम नहीं होती। हमारी कुछ रिसर्च के मुताबिक ये एग्जाम नहीं होंगी, लेकिन इन दोनों में कुछ जो है ना आप डिफ्रेंशिएट जरा बताइएगा। ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज है इसके 2 आगे इसकी एग्जाम जो बताई जा रही हैं, एक क्लासिक ऑटिस्टिक जो है वो चाइल्ड वो, और दूसरे एस्पर्जर सिंड्रोम। तो ये क्या 2 चीजें हैं, एस्पर्जर सिंड्रोम एंड क्लासिक ऑटिज्म?
देखिए ये फिर ऑब्वियसली जब हम डायग्नोस करते हैं ना तो क्लासिक सिंड्रोम में ऑब्वियसली हम सिम्टम्स को देखेंगे, सिम्टम्स को देख के फिर हमारे पास जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है उसमें अगर वो क्राइटेरिया मीट कर रहा होता है तो हम उस हिसाब से आगे समझ लें कि एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस हम इनको जो है ना सेपरेशन कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है, वेरी करता है उनके सिम्टम्स के ऊपर। तो जैसे उनके सिम्टम्स होंगे उसके हिसाब से जो है हम इनको फिर ऑब्वियसली क्लासिफाई करके और फिर मॉडरेट सिविरिटी और उस लेवल के ऊपर जो है हम इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है। आया ये जो है हम सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज करके और अटेंशन और केयर दे के ही बच्चे को ट्रीट किया जा सकता है या फिर इसके लिए मेडिकेशन भी ज़रूरी है? इसमें देखें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक थेरेपी, ऑब्वियसली थेरेपीज भी डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें बिहेवियरल थेरेपीज इन्वॉल्व होंगी, जिसके अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपीज इन्वॉल्व होंगी, सेंसरी मोटर जो स्किल एनहांसमेंट होती है वो इन्वॉल्व होती है, सोशल स्किल लर्निंग होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंडिविजुअली प्लान होती हैं हर बच्चे को देख के। सेकेंडली जहाँ पे मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली मेडिकेशन भी उनको प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन मेडिकेशन मिनिमल प्रिस्क्राइब की जाती है। ज्यादा फोकस जो होता है वो थेरेपी के ऊपर होता है क्योंकि अच्छी मैनेजमेंट विद थेरेपी होती है। जी अच्छा डॉक्टर साहिबा, अर्ली इंटरवेंशन नो डाउट ज़रूरी है लेकिन इसका कोई इलाज नहीं होता, ये बात भी दुरुस्त है? देखें हमारे पास बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं व्हेन इट कम्स टू साइकेट्री जो कि क्योरेबल नहीं होते, मैनेजेबल होते हैं। और ये हम जब फैमिलीज हमारे पास आती हैं, जब हम डायग्नोसिस देते हैं तो हम बहुत डीपली ब्रीफ भी करते हैं। तो सेम इसी तरह व्हेन इट कम्स टू ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो इसमें ये चीज होती है कि इट्स नॉट अ क्योरेबल डिसऑर्डर लेकिन ये मैनेजेबल है और बहुत अच्छे से मैनेजेबल है। जैसे मैंने पहले भी बताया था। जी आप तो एक डॉक्टर हैं, आप बता रही हैं इस हवाले से वालिदैन बच्चों को सपोर्ट कर सकती हैं। एज ए सोसाइटी अगर कोई बच्चा हमारे सामने आता है ऑटिस्टिक चाइल्ड, हमने उसके साथ क्या रवैया रखना है, ये आप ज़रा बताएं। आप यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यूजुअली ये चीज देखने में आई है कि इन बच्चों को बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन करवाया जाता है, स्पेशली जब व्हेन इट कम्स टू गैदरिंग, व्हेन इट कम्स टू पब्लिक इंटरेक्शन तो बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन कराया जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखें कि टैबूज एंड स्टिग्मेटाइजेशन इज देयर। आप जब पब्लिक में लेके जाएंगे, कहीं इंटरेक्ट करेंगे, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, दे एक्सपेक्ट नॉर्मल बिहेवियर फ्रॉम देम। यूजुअली जो ये बच्चे होते हैं दे आर वेरी हाइपर सेंसिटिव। नॉर्मली आप देखें तो लाइट के साथ, नॉइज के साथ, लाउड वॉइसेस के साथ दे आर वेरी सेंसिटिव। तो वहां पे दे गेट वेरी अनकंफर्टेबल और फिर ये जोर जोर से चीखना शुरू कर देंगे, जोर जोर से पैसिव एग्रेशन शो करेंगे जो कि एनवायरमेंट को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देता है। वहां पे अगर जो लोग इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उनको थोड़ी सी अगर अवेयरनेस हो और बहुत अगर काल्मली और अगर टॉलरेट करके कुछ चीजों को इनके साथ इंटरेक्ट किया जाए तो बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कुछ बच्चे आप खुद को टच नहीं करने देंगे, लेकिन अगर आप उनसे पूछ के उनको टच करेंगे तो दे गेट वेरी कंफर्टेबल। तो वहां पे ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जी हाँ, हम ये भी पूछना चाहेंगे कि आप जो बता रही हैं कि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, चीखो पुकार भी शुरू कर लेते हैं कभी कभार अगर वो अनकंफर्टेबल फील करें, तो क्या इनके लिए अलग से स्कूल्स होते हैं या वो फिर बाकी बच्चों के साथ ही पढ़ते हैं? देखिए इनके लिए स्पेशल स्कूल्स तो होते हैं, डिपेंड करता है अगेन कि सिविरिटी लेवल को देखा जाए। अभी जब हम डायग्नोसिस देते हैं तो साथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इनकी इंटेलिजेंस को भी मेजर कर रहे होते हैं। तो अगर इंटेलिजेंस इम्पेयरमेंट आती है तो फिर ये मेन स्ट्रीम में नहीं जा सकते, लेकिन अगर इंटेलिजेंस इम्पेयरमेंट नहीं आती तो फिर थेरेपी के साथ बहुत ज्यादा चांस होता है कि ये मेन स्ट्रीम में चले जाए क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी होती है। और इसमें बहुत ज्यादा कहूंगी कि बहुत ज्यादा मैं फोकस करूंगी फैमिलीज को, पेरेंट्स को स्पेशली। पेरेंट्स जितना वेल ट्रेन्ड होंगे, जितना वेल एजुकेटेड होंगे, जितना उनको अच्छे से बच्चे को मैनेज करना आएगा, तो आप समझ लें कि बहुत ज्यादा चांस होंगे कि बच्चा मेन स्ट्रीम में चला जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा जो रोल है वो पेरेंट्स का है। डॉक्टर साहिबा, मैं चाहूँगा इस हवाले से भी हमारी कन्फ्यूजन ज़रा दूर करें कि ऑटिस्टिक चाइल्ड जब बड़ा होता है तो तब उसके बिहेवियर में अगर उसको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए तो क्या क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं और वो एजुकेशन में अपनी कहाँ तक अचीवमेंट हासिल कर सकता है, वो किस फील्ड में जा सकता है, क्योंकि इस हवाले से भी आपकी स्टडी होगी, कुछ ये बताइएगा हमें। बिल्कुल, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, देखिए मैं तो कहूँगी कि अभी हमें इस चीज़
को बहुत अवेयरनेस आ जानी चाहिए और होना चाहिए कि ये बच्चे नॉर्मली फंक्शन कर सकते हैं, नॉर्मल सोसाइटी का पार्ट बन सकते हैं। सिर्फ ये है क्योंकि उनका लिमिटेड इंटरेक्शन होता है, उनके स्किल्स लिमिटेड होते हैं, तो इस चीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि उनकी एक्सपर्टीज, उनका एप्टीट्यूड किस तरफ है। तो अगर वो आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उसको पॉलिश किया जाता है और उसी के ऊपर इनको वर्कआउट करवाया जाता है, तो बहुत अच्छे चांस होते हैं कि वो उसी के अंदर आए। अब लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा रीडिंग में बहुत अच्छा है, उसकी मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं और उसी को ही पॉलिश कर लिया जाए, तो वो आगे जाके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वो अपने उस स्किल को बहुत अच्छे से एक्सेल आउट कर देगा। अगर एक बच्चा गैजेट पे, सोशल मीडिया के कुछ स्किल्स जो टूल्स अच्छे लर्न कर रहा है, तो आप उसी में ही उसको पॉलिश करते जाएंगे। हाँ, ये है कि दे आर नॉट एबल टू कि वो वेरिएशंस को ले सके, लेकिन अगर एक ही स्किल को लेके उसको आप पॉलिश करते जाएंगे तो वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ही उस स्किल के साथ बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकता है, मतलब कि आप जो है अपने प्रोफेशनल करियर को ग्रूम कर सकता है। डॉक्टर साहब, मतलब कि उनके अंदर, उनके दिमाग में कोई एक चीज का रूट और मैप बन जाए तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें मजीद जो है वो डेवलपमेंट या क्रिएटिविटी नहीं ला सकते। आप यही कहना चाह रही हैं कि वो एक अच्छे लर्नर हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उनको जो एक पाथवे पर खुद चलाएंगे वो उसको अगेन एंड अगेन रिपीट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और उसमें वो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वो क्रिएटिविटी उनसे एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें अब ऑटिज्म की अगर हम डेफिनेशन को भी देखें ना, तो उसमें रिपीटेटिव बिहेवियर्स आर वेरी कॉमन। तो जो एक बिहेवियर उनको लर्न कराएगा, उसी बिहेवियर के ऊपर उनको जो है आगे लेके चलेंगे। जो भी स्किल हम पॉलिश कर रहे हैं उसी को बार बार करवाते जाएंगे और अंडर सुपरविजन ऑब्वियसली, तो उसमें वो बहुत अच्छा एक्सेल करेंगे। तो देखिए, ये दैट इज वेरी पॉजिटिव, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए ये बहुत एक अच्छी न्यूज होती है, उनके लिए बहुत एक पॉजिटिव चीज होती है जब उनको पता चले कि उनका बच्चा नॉर्मली प्रोफेशनल करियर को लेके चल सकता है आगे। तो वो फिर ऐसे ये, और वैसे भी इट्स मसल मेमोरी, आई थिंक एक रिपीटेटिव बिहेवियर जो है वो तभी किया जाता है, मसल मेमोरी कैच तो कर लेती है और वही रिपीट पे चलता रहता है, बस सिर्फ उसमें क्रिएटिविटी वाला आंसर नहीं पाया जाता ऑटिज्म वाले बच्चों में। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम घर पे जो है उसको ट्रीट करना चाहें, एक बच्चा है लेट्स सपोज, और वो मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना चाह रहे उनके पेरेंट्स, लेकिन वो घर पे करना चाहते हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें उनको करनी चाहिए और किन चीज़ों में एहतियात बरतनी चाहिए कि वो घर पे ही खुश व खुरम अच्छे माहौल में जो है वो ट्रीट हो सके? देखिए, घर पे मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो उनको लाजमी प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो प्रॉपर असेसमेंट करेंगे, प्रॉपर असेसमेंट करके उनको बताएंगे कि किस सिविलिटी लेवल के ऊपर वो लाई कर रहे हैं, और फिर उनको पेरेंट्स को भी कुछ मैनेजमेंट स्किल्स सिखाई जाएंगी। जब उनको मैनेजमेंट स्किल्स सिखाई जाएंगी तो हाँ, दे आर एबल टू प्रैक्टिस इट एट होम, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ये बच्चे मैंने कहा कि घर पे अगर है तो घर पे उनको प्रॉपर टाइम चाहिए होगा, प्रॉपर फोकस चाहिए होगा, पेरेंट्स प्रॉपर फोकस करेंगे। घर में कुछ भी एक्टिविटी वो करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मोटर स्किल एनहांस करने के लिए कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो दे नीड फुल अटेंशन कि उस बच्चे को दें। और लाइक घर में अगर और लोग ज्यादा हैं तो दे विल मेक इट श्योर कि और लोग ना हो, सिर्फ पेरेंट्स हों और बच्चे हों और वो उसी के ऊपर ही वर्कआउट कर रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सोशल लर्निंग के ऊपर उनका काम कर रहे हैं तो वो सोशल लर्निंग के ऊपर ही पेरेंट्स और वो बच्चा इन्वॉल्व होगा। तो लाइक जैसे ये सोशलाइज में या गैदरिंग में, या अगर ज्यादा रशी प्लेस होगी या ज्यादा लोग आएंगे तो दे विल गेट अनकंफर्टेबल। तो सेम इसी तरह घर में अगर और बच्चे हैं या घर में और लोग हैं तो दे विल गेट अनकंफर्टेबल। तो वो पेरेंट्स थोड़ा मेक श्योर करेंगे कि घर में जो भी जगह वो चूज कर रहे हैं जहाँ पे बैठ के वो थेरेपी करना चाह रहे हैं उनकी, तो वो क्वाइट प्लेस हो और फिर वो जिसके ऊपर भी काम कर रहे हो उसमें फोकस और कंसंट्रेशन मेंटेन हो, तो फिर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन खुद से करना इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, लेकिन अंडर सुपरविजन आप बहुत अच्छा वो इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी फिर आते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पेरेंट्स प्रोफेशनल से राय लेनी भी जरूरी होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ूबिया मियां, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद, और वो टॉकिंग अबाउट ऑटिज्म। और ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, हम बार बार यही कहेंगे कि ये न्यूरोलॉजिकल एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको अगर तवज्जो दी जाए तो ये बच्चे भी एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब आपको ये महसूस हो कि आपका बच्चा थोड़ा सा मुख्तलिफ है या बोलने में देर कर रहा है, उसको फौरी तौर पर जो है वो तशखीस के लिए लेकर जाएं, प्रॉपर्ली टेस्ट करवाएं, ताकि उसके बिहेवियर का एनालिसिस हो सके और अर्ली इंटरवेंशन हो सके। और यहाँ पे ये बात भी जाननी ज़रूरी है कि कुछ लोग ऐसे बच्चों का मजाक उड़ाने लगते हैं, या तो उनको सादा बोलना शुरू कर देते हैं या उनको कहते हैं जी आप पागल हैं या इस तरह। तो इन चीज़ों से भी इज्तनाब करना चाहिए। पेरेंट्स को खुद अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, वो क्या चीज़ें पिक कर रहे हैं या वो किस चीज़ के बारे में ज़्यादा
ज़्यादा हसास हो रहे हैं। सिर्फ इन्हीं चीज़ों से हम तशख़ीस कर सकते हैं कि आया उनको ऑटिज़म है या नहीं। और जैसे हमने बताया ये बीमारी नहीं है, तो आपने बीमारों की तरह उनको ट्रीट भी नहीं करना। आपने सेम ही माहौल देना है जैसे बाकी बच्चों को, बस इनको थोड़ा सा मजीद हसास तरीके से ट्रीट करना है। दैट्स इट। We'll take a break जी, stay with us। वापस आएंगे एक और हेल्थ का टॉपिक, we'll talking about the bad postures और आपके फ़ोन यूज़ करने की वजह से या चेयर पर बैठने का तरीकाकार या ऑफिस की रूटीन, उसकी वजह से जो आपके पोस्चर्स ख़राब हो चुके हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में कितनी डिफ़िकल्टीज पैदा कर सकते हैं, ख़ास तौर पर बुढ़ापे में। एक ब्रेक हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। और आप जैसा कि नजम ने बताया कि अभी हमारा जो सेहत का टॉपिक है उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बॉडी पोस्चर। हर किसी के लिए ज़रूरी। जी बिल्कुल। एक तो ये आपकी पर्सनालिटी का जो निखार है उसको भी मेरे ख्याल से बेहतर करता है अगर आपका पोस्चर ठीक होता है। दूसरा ये कि आपके सेहत पे भी बहुत असरात पड़ते हैं, जैसे आपकी गर्दन का दर्द शुरू हो जाता है, आपकी कमर का दर्द इसकी वजह से होता है। सो इट्स नॉट जस्ट कि आप जो है वो पोस्चर आपका ख़राब है, बल्कि इससे आपको बहुत सारी बीमारियाँ भी लाग हो सकती हैं। ये मतलब नहीं है कि हम बात करेंगे कोई 40 साल से अबव, 50 साल से अबव लोगों की जिनके लिए अब ज़रूरी है कि उनकी हड्डियों का ख्याल रखा जाए, बल्कि बच्चे से लेके टीन एज, देन उससे आगे बढ़कर नौजवान हमारे और फिर बुढ़ापे तक पहुंचते हुए लोग, सबके लिए पोस्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें, मेरा ख्याल है, जो वैसे ही दर्द शुरू हो जाती है, कभी जॉइंट पेन, कभी हमारी नेक पेन, कभी बैक पेन। और नजम आजकल जो है ना, ये पहले ज़माने में देखते थे कि जी बुजुर्ग हजरात को सिर्फ ये मसाइल होते थे, उनके जोड़ों में दर्द है या उनकी हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो गई है, उनमें दर्द निकल आया है। आजकल आप देखें तो हमारी जितनी यूथ है, जो टीनेजर्स हैं, उनमें कमर के दर्द का मसला बहुत रहने लगा है। वो 4-5 बार अगर उठक बैठक कर लें उनके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। ये पहले ज़माने में नहीं होता था। मानते हैं कि हमारी ग़िज़ाएं जो हैं वो अब उतनी ताकतवर नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी एक्टिविटी कम हो गई है। हम ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो अपनी गैजेट्स का ज़्यादा करते हैं, घरों पे ज़्यादा बैठने लगे हैं, कुर्सियों पे बस बैठ के लैपटॉप की स्क्रीन ज़्यादा देख रहे हैं। उसकी वजह से बेसिकली हमारे पोस्चर्स भी ख़राब हो रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से, और भी बहुत से मसाइल का शिकार होता है इंसान। इवन आपका जो है दिमाग भी कमज़ोर होने लगता है। सो हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर अरीशा मुजीब, उनसे इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरीशा। वालेकुम जी अरीशा, कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट, और जिस तरीके से आप भी बात कर रही थी उसमें एक डिटेल में ऐड ये करना चाहूँगा कि कहा यह जाता है कि गर्दन झुकाकर मोबाइल फ़ोन जो लोग इस्तेमाल करते हैं, अब ये नेक सिंड्रोम जो है ना, मोबाइल नेक सिंड्रोम, ये भी इसको प्रॉपर्ली नाम दे दिया गया। और इसके साथ साथ कहा यह जाता है कि जब आपका सर सीधा होता है और उसका वज़न जो है वो सीधा एक बॉडी पोस्चर पूरे के ऊपर जा रहा होता है, तो उस वक्त आपके सर का वज़न होता है 12 पाउंड। जबकि जब आप झुका लेते हैं तो उस झुकाने की वजह से आपकी सिर्फ और सिर्फ नेक जो है वो आपके सर का वज़न बर्दाश्त कर रही होती है, और वो 21 पाउंड तक जो है ना वो बढ़ जाता है। अब इसमें कितनी हकीकत है, क्या सच्चाई है, ये तो डॉक्टर अरीशा ही हमें बताएंगे। लेकिन डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले ज़रा आसान अल्फाज में बताइएगा, बैड पोस्चर क्या है, रोज़मर्रा आसपास आप क्या ऐसी मिसालें देखती हैं जो हमारे नाज़रीन को आप बताएंगे, प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। हम लोग आजकल यही देख रहे हैं कि नौजवान नस्ल में 20 से 25 के दरमियान में जितनी भी एज ग्रुप है, इनमें सर्वाइकल पेन या लंबर स्पाइन डिसऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसका बेसिक मसला ये है कि जो हमारी बॉडी की पोजीशन है, एक कुदरती पोजीशन पोस्चर बॉडी का, वो मेंटेन नहीं रह रहा। वो क्यों नहीं रह रहा? क्योंकि हमारे पास मोबाइल यूजेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया नौजवान नस्ल में। इसके लिए हमारे पास फिर मसाइल क्या आते हैं कि गर्दन के पट्टे में बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाता है, कंधों में बहुत खिंचाव आ जाता है, कमर का निचला हिस्सा, लोअर बैक जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें खिंचाव आ सकता है। मोस्ट जो रीसेंट कंडीशन हमारे पास आ रही है, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हमारी जो गर्दन है, हमारी जो नेक है,
उसमें एक नेचुरली कर्वेचर मौजूद होता है। लेकिन जब आप एक्सेसिव मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे, 5 से 4 घंटे आपका स्क्रीन टाइम है और कुछ लोगों का इससे भी ज़्यादा है, तो उसमें आपके नेचुरली जो कर्व है वो बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट किस्म के मसाइल का सामना हो सकता है, जैसे कि मायोफेशियल पेन सिंड्रोम है हमारे पास सर्वाइकोजेनिक हेडेक की बहुत कंप्लेन आ जाती है, क्रॉनिक नेक पेन। हमारे एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, उसको बैलेंस हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, हम लोग सिर्फ स्क्रीन टाइम इंक्रीज किए जा रहे हैं और देयर इज़ नो एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से हमारे पास खिंचाव और तनाव ज़्यादा हो गया नौजवान नस्ल में, बहुत ही ज़्यादा हो गया है। और स्पेशली जैसे आपने वाकई में बताया, एज ग्रुप भी जो है वो कम उम्र ही बच्चियों का देखना जा रहा है इस वक्त। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि अगर हम इवन फ़ोन यूज़ भी कर रहे हैं, राइट, अब ऐसा नहीं है कि हम फ़ोन से बिल्कुल ही इज्तनाब कर लें, लेकिन साथ ही हम कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो हम बैठे भी कर सकते हैं, हम घर पर भी हैं तो कर सकते हैं और हमारा पोस्चर जो है वो बेहतर हो सकता है? हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से स्पेशली ये है कि आपने 30 to 40 मिनट्स बाद लाजमी, जब आप व्हेन यू आर यूजिंग द फोन, आफ्टर 40 मिनट्स यू हैव टू टेक अ माइक्रो ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। उसमें आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं बेसिकली फ्रॉम योर अपर, हमारी जो अपर शोल्डर के पास है। अब हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट नेक में क्या होता है, स्पेशली आपका गर्दन आगे की तरफ है, जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आपके कंधे ऊपर की तरफ हो जाते हैं, तो यू हैव टू रिलैक्स पुल बैक योर शोल्डर्स एंड उसके बाद आपके पास डिफरेंट किस्म के स्ट्रेचेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि नमाज में ये होता है कि हम सलाम फेरते हैं, एक वैसी पोजीशन होती है, आप यू हैव टू मूव योर नेक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, आप इस तरह कर सकते हो, इससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। आप या तो ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, आप 10 to 15 मिनट्स की एक वॉक ले लो, साथ ही कैट कैमल स्ट्रेचेस होते हैं जिसमें आप अपनी बैक को पहले ऊपर की तरफ मोड़ो और फिर नीचे की तरफ करो। तो आप इस तरह की लाइट एक्सरसाइज करोगे तो ये बहुत बड़ी कॉज है कि आप प्रिवेंशन कर सकते हो उसकी। इट्स नॉट कि आप एक्सरसाइजेस करोगे और फिर आपको पेन होगा, लेकिन आप साथ साथ मेंटेन करोगे तो यस। डॉक्टर साहिबा, ये गलत पोस्चर की वजह से कंधों, आपकी गर्दन और आपकी कमर में मुस्तकिल दर्द की वजह भी ये बन सकते हैं क्या? जी, इसमें क्या होता है कि जब आप मुसलसल एक गलत पोस्चर में रह रहे हो, अपनी बॉडी की वो कुदरती नेचुरल शेप है ही नहीं उसकी, तो आपके बॉडी पे डिफरेंट पॉइंट्स पे कंप्रेशन पॉइंट्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कंधे ऊपर करके बैठे हो, आपको एक बॉडी में खिंचाव पैदा हो रहा है, तो जिसकी वजह से अब एक हमारी वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में डिस्क होती है, अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है डिस्क। अब वो कुशनिंग प्रोवाइड कर रही होती है साथ, अब उस कुशनिंग को आपने अब गलत तरीके से आप उसको बेंड करके रखेंगे तो साथ साथ डीजनरेटिव केसेस बहुत आते हैं, स्लिप डिस्क बहुत कॉमन हुई है। तो आप जब उसको यस आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा देर पर नुकसान हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही ये एक और सवाल ले लीजिएगा, ये मोबाइल नेक सिंड्रोम और ये राउंड शोल्डर्स ये क्या होते हैं? टेक्स्ट नेक सिंड्रोम हम लोग इसको कहते हैं, या हम लोग इसको कह सकते हैं कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर भी हम लोग इसका कह सकते हैं। ये तब होता है जब आप एक कंटिन्यूसली आपने मोबाइल शुड बी देयर हेयर, आपकी आई लेवल पे होना चाहिए, लेकिन हम नॉर्मली किस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम लोग नीचे की तरफ झुका के इस्तेमाल करते हैं। हमारे घरों में भी ऐसे ही होता है, बुजुर्ग हजरात या हम लोग स्पेसिफिक नौजवानों की बात कर रहे हैं तो उनकी स्क्रीन टाइम, उन्हें लैपटॉप भी हमेशा आपको टेबल पे रखना चाहिए, अपने आई लेवल के लिहाज से रखना चाहिए, आपके एल्बोज 90 डिग्री पे बेंड होना चाहिए, इसकी प्रॉपर एक पोजिशनिंग होती है। लेकिन व्हेन यू आर नॉट फॉलोइंग दैट पोजिशनिंग तो आपको एक अनबैलेंस्ड एक स्कीमिया ये होता है कि ऑक्सीजन वहाँ पे, एक तो आप कुछ पॉइंट्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और जब प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो रही है। जब ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो रही है तो यानी कि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे कम हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन क्या होते हैं, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो रही है तो नेचुरली आपकी बॉडी में एक ऑक्सीजन डिलीवरी कम होगी, तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है कि मसल्स में स्ट्रेस पैदा होने शुरू हो जाता है। जब स्ट्रेस पैदा होने स्टार्ट हुआ है तो कुछ मसल्स आपके टाइटन होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको फील होगा कि यहाँ पे खिंचाव, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि खिंचाव महसूस होता है हम लोगों को,
और जब कुछ सवालात पूछे जाएं तो वो कहते हैं हम वजन नहीं उठाते, हमने कोई चीज़ भारी नहीं उठाई, लेकिन मजीद सवालात पर पता चलता है कि उन्होंने उनका जो मोबाइल यूसेज है वो ज़्यादा है गलत पोजीशनिंग में। यस डॉक्टर साहब, लेट्स टॉक अबाउट द डेली लाइफ। और डेली लाइफ में बच्चों से लेकर आप देखती है ना, हम लोग ज़्यादा फ़ोन यूज़ होता है, लेकिन बचपन में मुझे भी ये रियलाइज़ होता है कि जब हम होमवर्क किया करते थे या स्कूल डेस्क पे भी मौजूद होते थे, वहाँ पर भी बच्चों का पोस्चर काफ़ी झुका हुआ होता है। और फिर ऑफिस में अब वर्किंग रूटीन्स ऐसी हो चुकी हैं कि हम लोग अगर बैठेंगे तो बहुत स्लाउच करके बैठ जाएंगे, या हम लोग अगर कोशिश करेंगे बैठने की तो आगे की तरफ हमारा फॉरवर्ड झुकाव जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक सही पोस्चर की निशानी क्या है और रोज़मर्रा हम कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं? हम लोग जो गलतियाँ, सबसे पहले बात यह है कि जो हमारी बॉडी की अलाइनमेंट है हमने उसको सही करना। ये एक आदत है, हम लोग इसको सही भी कर सकते हैं। स्पेशली आप सबसे पहले अपनी गर्दन को देखें। आप मोबाइल को अगर आप इस तरह खुद कर रहे हैं, आप अपने नेक को बेंड कर रहे हैं, आपको खुद महसूस होगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अब अगर आप लोग आई लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास 12 पाउंड तक वजन होता है आपकी नेक पर, लेकिन व्हेन यू आर बेंडिंग डाउन ये वजन पहुंच जाता है 25 to 27 पाउंड्स तक। तो ये एक बहुत बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इसकी वजह से दर्द हो सकता है। पहली बात है कि आपने मोबाइल जब इस्तेमाल करें तो उसको आई लेवल पे रखें। आपके जो ईयर है और आपकी जो शोल्डर्स हैं ये एक लेवल पे होने चाहिए। इसके साथ साथ आपकी जो स्पाइन है इट शुड बी इन द न्यूट्रल पोजीशन। आपने इसको राउंडेड नहीं रखना। अगर आपको फील हो रहा है कि आपके साथ किसी काम पे आपको ज़्यादा स्लाउचिंग फील हो रही है तो यू हैव टू टेक अ ब्रेक एंड आप उसको स्ट्रेचिंग करो। आप एक चिन टक एक्सरसाइज होती है। डॉक्टर साहिबा, 2 more questions। जल्दी हमारे पास चूंकि वक्त कम है। एक तो कितनी देर तक जब आप एक पोस्चर हुए हैं आप उसको तब्दील करेंगे किसी दूसरे पोस्चर में ताकि बॉडी पर किसी एक हिस्से पर दबाव कम हो, और सोने का सही तरीका क्या होता है वो भी पोस्चर बताइएगा। हमारे पास जो आप 40 मिनट्स अगर आप एक पोजीशन में बैठे हो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ लैपटॉप, ज़रूरी है कि 40 मिनट्स बाद आप चेंज करो पोजीशनिंग में। ठीक है, इट्स वेरी मच रिकमेंडेड कि आप 40 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स की ब्रेक ले लो। तो उससे क्या होगा। ठीक। और सोने का पोस्चर भी बता दीजिए कि सोने के लिए कौन सा पोस्चर जो है वो बेहतर रहता है? सोने में ये है कि हमारा जो तरीका ये है कि आप वन साइड पे व्हेन यू आर स्लीपिंग आपको एक साइड पे फॉर एग्जांपल आप लेफ्ट साइड पे करवट लो और सो। और इसमें बेसिकली बात ये है कि जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा नोट करती हूँ कि पेशेंट्स कहते हैं कि वो मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं साथ साथ जब वो बेड पर होते हैं। दैट्स वेरी डेंजरस। आप मोबाइल को साइड पे रखें एंड फिर जाके सोएं। ठीक है, और इसमें ये है कि आप वन साइड पे आप राइट साइड पे आप करवट लें, अपना एक पाम जो है अपने फेस के नीचे रखें। ठीक है, एंड अगर आपको थोड़े हैमस्ट्रिंग जो हमारे थाई मसल्स हैं वहाँ पे आपको खिंचाव महसूस होता है तो यू कैन टेक अ पिलो एंड आप अपने दोनों घुटनों के दरमियान में पिलो रख सकते हैं एंड साइड बेंड होके लेट सकते हैं इफ दैट्स मोर कंफर्टेबल। दैट्स रिकमेंडेड। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अरीशा मुजीब हमारे साथ मौजूद थी। पोस्चर के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे। साल 2025 अपने इख्तिताम को है और आज 31 दिसंबर है, कल से नए साल का आगाज होगा। हिस्ट्री में साल में जो है कौन सी अहम इजाज़ात हुई हैं साल 2025 के अहम इजाज़ात में सबसे पहले जो आता है जी, और टेक्नोलॉजी साइंस और इजाज़ात के लिहाज से अहम साल इसलिए भी रहा है क्योंकि नई इजाज़ात साइंसी मैदान में तरक्याती मराहिल जो हैं वो अबूर कर चुकी हैं। और ऐसी ही जो कुछ हमारे पास हैं वो बताती हूँ। उसमें से सबसे पहले आता है जदीद होलोग्राफिक स्मार्टफोन्स। रवा साल कुछ कंपनियों ने ऐसे स्मार्टफोन्स मुतारिफ कराए जो 3D होलोग्राफिक डिस्प्ले के हामिल थे, यानी टच स्क्रीन के बगैर ही फ़ोन में मौजूद तस्वीर फ़िज़ा में ज़ाहिर हो सकती हैं। एग्जैक्टली जी। और इसके साथ साथ ही क्रिस्पर 3.0 जिनियाती एडिटिंग का एडवांस वर्जन, यानी कि क्रिस्पर 3.0 ने रवा साल होने वाले ट्रायल्स DNA में गलतियों की दुरुस्त निशानदहियों को और उनको बेहतर बनाने में पहले से भी ज़्यादा काबिलियत का मुजाहरा किया, जिससे बीमारियों के इलाज में नई राहें खुलने का इम्कान पैदा हुआ है। अगली बताते हैं जी, मालियाती रोबोट। रवा साल रोबोट लॉन्च किया गया जो एक AI से चलाया जाने वाला ह्यूमनॉइड मालियाती रोबोट है जो सार्फिन को सरमायाकारी, माली मशवरे और मालियाती तालीम देता है। इसे इंसान जैसा इंटरफेस और मालियाती डेटा पर मबनी मशवरों के लिए मुनफरिद समझा जाता है। साल 2025 में क्वांटम इंटरनेट भी आया, यानी कि एक ऐसा इंटरनेट मुतारिफ हुआ जो डेटा को ज्यादातर महफूज और तेज स्पीड से मुंतकिल करने का तरीकाकार रखता है, खासतौर पर मालियाती और दिफाई डाटा की मुंतकली के हवाले से।
और इसके बाद जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग इजाद कह सकते हैं, क्योंकि इंसानी अज़ाब लैब में तैयार होने लगे हैं जी। साल 2025 में लैब में इंसानी अज़ा की तैयारी का भी मुजाहिरा किया गया, जिसमें 3D बायो प्रिंटिंग से इंसानी अज़ा जैसे दिल, जिगर, गुर्दा तैयार करना मुमकिन हुआ, जो मरीजों को डोनर की ज़रूरत के बगैर ही ट्रांसप्लांट फराम करेंगे। साल 2025 में क्वांटम बैटरीज भी जो है वो छाई रही दुनिया भर में, और ये एक ऐसी सुर्ख रंग की जो है वो बैटरीज बनाई गई थी जो छाई रही थी, और इसमें बहुत तेज़ी से ये बैटरीज चार्ज हो सकती हैं और तवील मुद्दत तक काबिल इस्तेमाल रहती हैं। सो 2025 एडवांसमेंट के हवाले से, साइंस के हवाले से भी काफ़ी एक्टिव रहा है, और उम्मीद करते हैं 2026 में जब हम कदम रखेंगे और कल आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी, तो इस नई उम्मीद के साथ हम लोग आप लोगों के सामने होंगे कि ये प्रोग्राम भी आगे बढ़ता रहेगा और इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे काम होते रहेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम सब मिलकर जो है वो हल मिलकर, हाँ, इंसानी रवादारी और हुस्न सलूक के साथ हम इस आगे साल में बढ़ना चाहेंगे, और इस दुआ के साथ हम आपसे आज इजाजत चाहते हैं। साल 2025 के आखिरी शो से हम आप लोगों से लेंगे 2026 में मुलाकात होती है आप सबसे। इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और प्यार बांटते रहिए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको आसानियां दे और आसानियां बांटने का शर्फ भी दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे नजमुस साकिब और नाज़िर शटक को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।